हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर शुरू है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। उस चैप्टर में हमारी बात शुरू है 11.3 की, दैट्स अ प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस किया, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था 11.3.1, दैट्स अ सेपरेशन ऑफ या आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब हमने सेल में से डीएनए को बाहर निकाला था। उसके बाद हमने उस डीएनए को कट किया था, दैट्स अ कटिंग एट स्पेसिफिक लोकेशन। उसके बाद हमने उस जो पार्टिकल है डीएनए का, उसे हमने एम्पलीफाई किया था, दैट्स अ पीसीआर। ओके, तो पहला टॉपिक क्या था हमारा, जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकालो आप, ओके, आइसोलेट करो। दूसरा था कि वो जो डीएनए है उसको कट करो। तीसरा था उसको आप एम्पलीफाई करो, दैट्स कॉल्ड एज अ पीसीआर। पीसीआर मेथड हमने अच्छे से जानी थी, उसमें 3 स्टेप की बात की थी। उसके बाद जो टुकड़ा हमारे पास है, जो फ्रैगमेंट हमारे पास है, उसको आरडीएनए बना के वेक्टर में ऐड करके उसका आरडीएनए बना के हमने उस आरडीएनए को इंसर्ट किया था किसी होस्ट के अंदर। तो लास्ट टॉपिक हमारा ये था कि हमने आरडीएनए को विथ फॉरेन डीएनए विथ एलियन डीएनए हमने उसे भेजा था सेल के अंदर, होस्ट के अंदर। अभी जो टॉपिक है वो क्या रहेगा, अब देखिए, सेल है, सेल के अंदर आरडीएनए है और उस आरडीएनए में फॉरेन डीएनए है, मतलब एलियन डीएनए है। अब ये सवाल है, वो जो एलियन डीएनए वहाँ पे है वो एक्सप्रेस होगा, उससे कोई प्रोडक्ट बनेगा, कोई प्रोटीन बनेगा, कोई एंजाइम बनेगा, अल्टीमेटली कोई प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, उसकी बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा आज का 11.3.5, दैट्स ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट्स। अब ये फॉरेन जीन कौन है, ऑब्वियसली जिस जीन को, जैसे एग्जांपल देखो, ये हमारा सेल दैट इज कॉल्ड एज अ होस्ट, और इसके अंदर ये है वेक्टर डीएनए, और वेक्टर डीएनए के अंदर ये था हमारा फॉरेन डीएनए, ये फॉरेन डीएनए। अब ये फॉरेन डीएनए यहाँ पे क्या बनाएगा, ये फॉरेन जीन यहाँ पे क्या बनाएगा, हम उसकी बात करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं टॉपिक को। देखिए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में शुरू में उन्होंने कहा है एक फॉरेन जीन है, इट्स एलियन जीन या एलियन डीएनए। तो ये फॉरेन जीन है, ये वेक्टर है, पता है दोनों को कंबाइन करना है, दोनों को हमने प्रॉपरली कंबाइन किया तो आरडीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने होस्ट के अंदर भेजा है। अब ये होस्ट प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है। फिर ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे है वो एक्सप्रेस होगा। जब ये यहाँ पे एक्सप्रेस होगा तो प्रोटीन बनाएगा। बात समझ में आ गई आपको। उसके पहले क्या होगा, ये जो फॉरेन डीएनए यहाँ पे है या ये वेक्टर है, ये आरडीएनए जो है, ये खुद को क्या करेगा, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेगा। हमने पढ़ा था इसके पहले कि ये फॉरेन डीएनए या फिर ये वेक्टर खुद को मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करके अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाएगा, और जितनी ज़्यादा कॉपीज़ बनेगी उतना कौन बनेगा, प्रोटीन। क्यों, अगर कोई यहाँ पे एक फॉरेन जीन एक प्रोटीन बना रहा है, तो वहाँ पे अगर 100 फॉरेन जीन अगर होते हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो कितना प्रोटीन बनाएंगे, 100 प्रोटीन बनाएंगे। हमने अमाउंट के तौर पे एग्जांपल लिया, वो बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे फॉरेन जीन जो है वो मल्टीप्लाई होगा, और उसी के साथ यहाँ पे प्रोटीन भी बढ़ जाएगा। चलो, ये बात समझ में आ गई, ये एनसीईआरटी की बात थी। अब मुड़ते हैं इसके तरफ। एक्चुअल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर भेजने का असल में एम हमारा क्या था, हमारा एम था कि हमें प्रोटीन चाहिए। हमारा एम ये है कि हमें किसी भी हालत में प्रोटीन चाहिए। जो जीन हमने, जो फॉरेन जीन हमने अंदर भेजा है, उस फॉरेन जीन से वी रिक्वायर्ड अ प्रोटीन। गॉट इट। सो द एम ऑफ आरडीएनए इज टू प्रोड्यूस द प्रोटीन। एनसीईआरटी की लाइन होगी ये। देखिए, अब शुड एक्सप्रेस इन द होस्ट सेल अंडर द सुटेबल कंडीशंस। अब ये भी समझिए आप, जो फॉरेन जीन यहाँ प्रोटीन बना रहा है, तो जब फॉरेन जीन यहाँ पे अगर प्रोटीन बनाता है तो स्पेशल कंडीशन में प्रोटीन बनाता है। मतलब फॉरेन जीन जब प्रोटीन वहाँ बनाएगा तो यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट कंडीशन होगी, यहाँ पे एक सुटेबल कंडीशन होगी। अगर सुटेबल कंडीशन नहीं होती है तो प्रोटीन कैसे बना सकता है। जैसे कोई फेवरेबल एटमॉस्फेयर है, आपने इसके पहले भी बहुत सारे एग्जांपल पढ़े थे, और हम एग्जांपल लेते हैं अभी। कोई फेवरेबल एटमॉस्फेयर है,
शोर शराबा नहीं है घर में, और इसमें हम शांति से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। गॉट इट? अच्छा सा एटमॉस्फेयर है, माइंड पूरी तरह से सेट है, अब हम उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड एज एप्रोप्रिएट कंडीशन, दैट्स सूटेबल कंडीशन, दैट्स फेवरेबल कंडीशन। अब यहाँ पे मैंने जो कहा, इस सेल के अंदर जो फॉरेन जीन है ये एप्रोप्रिएट कंडीशन में, एक अच्छे से कंडीशन में यहाँ क्या बनाएगा? प्रोटीन। इसका मतलब है इसको सूटेबल कंडीशन चाहिए एक्सप्रेस होने के लिए। अगर इसको सूटेबल कंडीशन नहीं मिली तो ये जीन एक्सप्रेस यहाँ पे नहीं होगा। सूटेबल कंडीशन में हर तरह कंडीशन आ गई, चाहे वो सेल के अंदर की हो या सेल की बाहर की हो, चाहे वो पीएच के बारे में बात कर रहे हो आप, मतलब सूटेबल कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें पीएच बैलेंस करना पड़ता है, जिसमें एप्रोप्रिएट टेम्परेचर बैलेंस करना पड़ता है, जिसमें एक प्रॉपर, अगर एरोबिक है तो एयर कंडीशन बैलेंस करनी पड़ती है, O2 की लेवल बैलेंस करनी पड़ती है अगर हम बड़े पैमाने में उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ इसमें आती हैं, हम आगे पढ़ेंगे इस जो भी उसको कंटेंट लगते हैं, ये जो रिक्वायरमेंट है इस कंडीशन का, उसे हम आगे पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमारी बात फिनिश हो गई। आगे मैं आपसे ये कहूँगा कि एक डेफिनेशन आपसे पूछेंगे वो एग्ज़ाम में, उस डेफिनेशन ये है वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। व्हाट इज़ द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन? एनसीईआरटी में है, आप उसे टिक कर लेना। व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का मतलब जानिए। एक फॉरेन जीन, बराबर है, उस फॉरेन जीन को हमने अल्टीमेटली कहाँ पे इंसर्ट किया? होस्ट। ये फॉरेन जीन किसी और का है, बराबर, ये फॉरेन जीन किसी और का है, हमने कहाँ इंसर्ट किया? उससे होस्ट के अंदर। ये होस्ट अलग है, मतलब फॉरेन जीन किसी और का, होस्ट कोई और है, और ये जो फॉरेन जीन है यहाँ पे प्रोटीन बना रहा है। तो ये जो प्रोटीन है इस होस्ट का प्रोटीन थोड़ी ना है ये, मतलब इस ये जो भी सेल आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस सेल का थोड़ी ना प्रोटीन है ये प्रोटीन तो इस जीन से निकला आया है, इसलिए इस प्रोटीन को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। मतलब एक जीन जो होस्ट में जाएगा, जो होस्ट जो है उसको हम कहते हैं हेटेरोलोगस होस्ट, वी कॉल इट अ हेटेरोलोगस होस्ट। ये एनसीईआरटी के अंदर दिया है उन्होंने। एक जीन जो हेटेरोलोगस होस्ट में जाएगा वहाँ पे वो प्रोटीन बनाएगा, सच अ प्रोटीन कॉल्ड एज अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। आईएमपी सेंटेंस है, आप अच्छे से टिक कर लो इसे। बात समझ में आ गई? यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो चुकी है, जिसमें हमने आरडीएनए का मकसद जाना है। आरडीएनए का तो एक ही एम है कि उसको प्रोटीन वहाँ पर बनाना पड़ेगा होस्ट के अंदर, वो भी सूटेबल कंडीशन क्रिएट करके। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखिए, उसे में हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आप स्मॉल स्केल में प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, मतलब जैसे मैंने कहा ना आरडीएनए एक्सप्रेस होगा, प्रोटीन बनाएगा, तो जैसे एग्जांपल देखो, ये सेल दैट वी कॉल्ड एज होस्ट, उसके अंदर ये हमारा वेक्टर, और उसके अंदर ये फॉरेन जीन, ये फॉरेन जीन। अगर ये फॉरेन जीन यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ तो अल्टीमेटली यहाँ क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। अब ये प्रोटीन कितना बनाएगा? कंटिन्यू बनाते रहेगा क्या? अब कितने अमाउंट में प्रोटीन बनेगा? ये तो डिपेंड है होस्ट कितने हैं। अगर एक ही सेल है तो प्रोटीन कम बनेगा, मैक्सिमम सेल है प्रोटीन ज़्यादा बनेगा। जैसे एग्जांपल, अगर यहाँ पे एक ही सेल है तो एक ही प्रोटीन बनेगा, अगर 100 सेल है तो 100 प्रोटीन बनेंगे, अगर 1000 सेल है तो 1000 प्रोटीन बनेंगे। तो बात क्लियर हो गई? डिपेंड करता है प्रोटीन कितना बनेगा, ये सेल कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा? स्मॉल स्केल प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट बनेंगे स्मॉल स्केल में बनेंगे। कहाँ बनेंगे? लेबॉर्ट्री के अंदर, इन लैब। आप लेबॉर्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहाँ का जो प्रोडक्शन रहेगा वो काफ़ी कम रहेगा। तो लेबॉर्ट्री के अंदर हमने क्या किया होगा वो देखिए। लेबॉर्ट्री के अंदर हमने एक पेट्री प्लेट ली होगी, एक पेट्री डिश है, एक प्लेट है, जिसके अंदर हमने मीडिया फिलअप किया है, एक प्रॉपर मीडिया है, और इस मीडिया के ऊपर हमने वो सेल ऐड किए हैं, दे आर कॉल्ड एज सेल। और आप सभी जानते हैं सेल के अंदर क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है, बराबर है। तो सेल के अनसाइड प्रोटीन बन रहा है, या सेल जो है प्रोटीन को क्रिएट कर रहे हैं। अब
अल्टीमेटली अगर सेल ये प्रोटीन को क्रिएट कर रहा है, सेल जो है प्रोटीन को बना रहा है, तो प्रोटीन जो है हम इस मीडिया से मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करेंगे, हम देखेंगे आगे उस टेक्निक्स को, सेवरल स्टेप है उसकी, हम वहाँ पे टेक्निक यूज़ करेंगे और उस टेक्निक का यूज़ करके इस जो प्रोटीन यहाँ बनाया है, जो मीडिया के अंदर जो प्रोटीन बना हुआ है, उस प्रोटीन को हम सेपरेट करेंगे, इसको प्यूरीफाई करेंगे। ओके, सेपरेट करेंगे, प्यूरीफाई करेंगे, इसकी स्टेप्स होती है, सेवरल स्टेप में आती है ये प्रक्रिया। तो वही हमें देखना है। तो ये जो भी हमने किया वो स्मॉल स्केल में था, जिसमें हमने यहाँ पे सेल कल्चर किए, स्मॉल अमाउंट में कल्चर किए, उसके बाद में इससे प्रोटीन बना, प्रोटीन को हमने सेपरेट किया, उसके बाद हमने इसको प्यूरीफाई किया। ओके, ये बात तो समझ में आ गई। ये स्मॉल स्केल के बारे में बात थी। लार्ज स्केल में बात अगर करेंगे तो उसके लिए हमें इंडस्ट्री का यूज़ करना पड़ेगा, एक बड़े पैमाने में जो बायोरिएक्टर है उनका यूज़ करना पड़ेगा। तो वो शुरू करने के पहले, बायोरिएक्टर जो है टॉपिक, वो शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात वहाँ या क्लियर करवा दूँ, एक कंटिन्यूटी के बारे में। अगर हमें इनका कंटिन्यू प्रोडक्शन चाहिए तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, सुनिए। मैं वही बात रिपीट करूँगा स्मॉल स्केल की। जैसे हमने यहाँ पे पेट्री प्लेट ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे मैं कुछ अलग ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो मान लीजिए एक बड़ा सा मैंने बीकर ड्रॉ किया, बराबर है। इसके अंदर मैंने मीडिया फिलअप किया। सुनिएगा, ये मीडिया है, क्योंकि सेल को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, मीडिया चाहिए। ग्रोथ के लिए उनको मीडियम चाहिए, न्यूट्रिशन मीडियम। तो यहाँ पे एक बड़ा सा बीकर है, उसमें मीडिया है, उसके ऊपर सेल ग्रो हो रहे हैं। ये ग्रीन कलर में मैंने सेल ड्रॉ किए, हो रहा है। अब होगा क्या, ये सेल यहाँ मल्टीप्लाई होते जाएंगे, सेल मल्टीप्लाई होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। जब ये सेल बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत तेज़ी से, तो उस फेज़ को एक नाम देते हैं हम एक्सपोनेंशियल फेज। विच फेज, एक्सपोनेंशियल फेज। मतलब बहुत ही फास्टली ग्रो होगा वो, अचानक से। जैसे अभी जो रिपोर्ट आ रहा है कोरोना के, उसमें जो पेशेंट की अमाउंट है दुगना, उससे मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई, इतने अमाउंट में पेशेंट मिल रहे हैं। मतलब ये 1-2 से नहीं बढ़ रहे, ये 3 गुना ज़्यादा बढ़ रहे हैं, 2 गुना ज़्यादा बढ़ रहे हैं। दैट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो यही मैंने बात कहा, यहाँ सेल जो बढ़ेंगे वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बढ़ेंगे। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, इसको मुझे अगर कंटिन्यू रखना है, इस बैक्टीरियल सेल को अगर ग्रोथ को कंटिन्यू रखना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो मीडिया है, इस मीडिया को कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्यों, सिंपल सी बात होगी। अगर मीडिया आपने कंटिन्यू नहीं किया तो अल्टीमेटली यहाँ का मीडिया ख़त्म हुआ। मान लीजिए यहाँ का मीडिया ख़त्म हुआ, क्या इनकी ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी? बिल्कुल नहीं। जहाँ अगर मीडिया ख़त्म होता है तो सेल की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको मीडिया कंटिन्यू करना पड़ेगा। मीडिया कंटिन्यू है, अगर आप मीडिया कंटिन्यू रखते हैं तो सेल भी क्या रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। तो वही तो हमारा पर्पज़ है, कि पर्पज़ ये है कि आप मीडिया कंटिन्यू उसमें ऐड करते जाओ। ओके, उससे सेल का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो उससे कौन सी फेज़ कंटिन्यू रहेगी, एक्सपोनेंशियल फेज़ जो है वो कंटिन्यू रहेगी। और आपको जो आपका एम था प्रोडक्शन का, RDNA से एक्सप्रेस होके जो प्रोडक्शन है वो भी क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको ढेर सारा प्रोटीन वहाँ मिलेगा। मैंने लास्ट टाइम कहा था, एक सेल है एक प्रोटीन मिलेगा, 100 सेल है 100 प्रोटीन मिलेंगे। अगर उसमें लाखों की पॉपुलेशन में अगर सेल है तो प्रोटीन भी लाखों के अमाउंट में ही मिलेगा। तो आपको वही जो अमाउंट है वो कंटिन्यू रखनी है, इसलिए आपको एक्सपोनेंशियल फेज कंटिन्यू रखना है, इसलिए आपको कंटिन्यूटी में मीडिया भी ऐड करना होगा। तो ये बात थी हमारे NCERT से बिलोंग होते हुए। हम NCERT की बात कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोरिएक्टर करके। तो हमें यहाँ पे बायोरिएक्टर समझना पड़ेगा, एक्चुअली बायोरिएक्टर होता क्या है। ओके,
सो स्टूडेंट अभी हमें कंटिन्यू करना है बायो रिएक्टर, जैसे मैंने आपको कहा था। ओके, इसके पहले मैंने आपसे कहा था कि स्मॉल अमाउंट में हमें प्रोडक्शन लेना है। लेबॉर्ट्री के अंदर हमने वो परफॉर्म किए थे। एक मीडिया लिया था, उस पर हमने बैक्टीरिया ग्रो किया था। ओके, बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, कोई भी ऑर्गेनिज्म का सेल हमने ग्रो किया था उसके ऊपर। फिर उससे हमें RDNA की वजह से प्रोटीन मिला था। फिर हमने उस प्रोटीन को सेपरेट किया था। वो लेबॉर्ट्री कंडीशन पे था। अभी बड़े पैमाने में करना है, उसके लिए हमारे पास इंडस्ट्री लेवल का एक व्यू होना चाहिए। तो ये परफॉर्म करेंगे हम बायो रिएक्टर से। तो बायो रिएक्टर एक्चुअली है क्या, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 टाइप निकाले हैं ये बायो रिएक्टर के। थोड़ी जो डायग्राम है वो जो ये डायग्राम अगर देखेंगे आप, इसका नाम है स्टर्ड टाइप। ओके, इसको कॉल्ड स्टर्ड टाइप, दूसरा होता है स्पार्गर टाइप। ये जो स्टर्ड टाइप बायो रिएक्टर है, इसकी डायग्राम लगभग NCERT की जैसी है, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन है। ओके, दूसरा जो डायग्राम है स्पार्गर टाइप, ये दोनों बायो रिएक्टर हैं। ये स्पार्गर टाइप जो है, इसकी टोटली डायग्राम NCERT से अलग है, आप इसको थोड़ा समझ लो। तो पहले मैं आपसे बात करूँगा स्टर्ड टाइप के बारे में। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं अगर बायो रिएक्टर क्वेश्चन आते हैं तो। ये है स्टर्ड टाइप बायो रिएक्टर। तो इसको समझना कैसे है वो देखिए। सबसे पहले आप ये समझिए, एक बड़ा सा टैंक है ये। इस टैंक को ऑब्जर्व करो आप, एक सिलेंड्रिकल टैंक है ये। इट्स अ सिलेंड्रिकल वेसल्स दैट्स कॉल्ड एज अ बायो रिएक्टर वेसल्स। इस बायो रिएक्टर वेसल में, इस वेसल्स में 1 बाय 1 आपको मैं पहले बताऊं। यम का मतलब है मोटर। ओके, तो यम का मतलब है मोटर, और इस मोटर को यहाँ पे कंटिन्यू में लगा हुआ है ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर रेड कलर में ड्रॉ किया। ये यम मतलब मोटर, और ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर में कंटिन्यू, इसको एज अ शाफ्ट। ये शाफ्ट है, इट्स अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज़ अ शाफ्ट। ये घूमेगा, मोटर घूमने से ये जो शाफ्ट आप देख रहे हैं ये भी घूमेगा, इट्स अ रोटेड। तो मोटर के घूमने से ये शाफ्ट घूमेगा। शाफ्ट के ऊपर लगे हैं ब्लेड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज अ ब्लेड्स। तो अल्टीमेटली ब्लेड्स भी घूमेंगे। तो यहाँ पे मोटर की वजह से शाफ्ट घूमेगा, ब्लेड्स घूमेंगे, तो हर एरिया जो है वो यहाँ घूमता रहेगा। मतलब ये पूरा कंसेप्ट को समझ में आया। ये यहाँ पे घूमेगा, क्यों घूमेगा हम बाद में बात करते हैं। तो आपको समझ में आया, मोटर, शाफ्ट एंड ब्लेड्स। ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, आप नोट डाउन कर लेना बाद में। अब आगे बात करते हैं। अब इनके अलावा इस वेसल्स के आजू बाजू मैंने जो आउटलेट इनलेट ड्रॉ किए वो देखिए। मैंने आपसे जैसे कहा था कि हमें कंडीशन को मेंटेन रखना है, एप्रोप्रिएट कंडीशन बनानी है, उसमें pH, टेम्परेचर, उसके बाद में जो भी न्यूट्रिएंट्स लगता है वो सब हमें मेंटेन रखना है। ओके, टेम्परेचर। तो देखते हैं किस प्रकार हमने वो निकाले हैं ड्रॉ की पैरामीटर्स। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये जो आप देख रहे हैं ये एक पॉट है, PORT पॉट। तो ये है इनोकुलम, ये इनोकुलम का पॉट है, जहाँ से हम इनोकुलम को इसके अंदर ऐड करेंगे। अब बोलोगे सर इनोकुलम कौन है? जैसे हम जब दही बना रहे थे, दूध के अंदर हमने दही का इनोकुलम ऐड किया था। इनोकुलम मतलब छोटा सा सैंपल जो हमने दूध के अंदर ऐड किया तो दही बन गया। तो इनोकुलम यहाँ पे कौन होगा? इनोकुलम यहाँ पे होगा इकोलाई बैक्टीरिया, प्लस इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर कौन है मौजूद? RDNA। जैसे एग्जांपल मान लो ये RDNA वो DNA है जो इंसुलिन बनाता है, ना? इसके अंदर जो फॉरेन जीन है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो इकोलाई प्लस RDNA दैट्स इनोकुलम, वो हमने यहाँ पे ऐड किया। मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया ऐड करना पड़ेगा। pH मेंटेन करने के लिए हम यहाँ से इस पॉट का यूज़ करते हैं pH मेंटेन करने के लिए। pH मेंटेन करने का मतलब है अगर अंदर की कंडीशन एसिडिक हुई तो बेसिक में कन्वर्ट करो, बेसिक हुई तो एसिडिक में कन्वर्ट करो, या जो pH लगता है उसको न्यूट्रल करो। उसके हिसाब से हमने pH का यहाँ पे रखा है पोर्ट। ये दोनों हो गए। उसके बाद में यहाँ पे और एक पोर्ट होता है जो न्यूट्रिएंट्स के लिए होता है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के लिए, उसमें विटामिन्स आया। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। आप इतना याद रखो, इनोकुलम का पोर्ट है, pH का पोर्ट है। उसके बाद आप इस ब्लू कलर को देखिए, ये जो ब्लू कलर है ये यहाँ पे है एज अ इनलेट, और ये है स्टेराइल स्टीम के लिए। जो स्टेराइल स्टीम होती है, स्टेराइल स्टीम का मतलब होता है, आप स्टीम आपने देखा है कुकर के अंदर स्टीम होती है,
जिससे राइस जो है वो पकता है। ओके, तो वो जो स्टीम है वो स्टीम स्टेराइल क्यों बोला गया, क्योंकि वो स्टीम ऐसी स्टीम है जो प्रॉपरली जो कंटेमिनेशन है, मतलब हम समझ सकते हैं जो अदर बैक्टीरियाज वगैरह है या जो कंटेमिनेशन है उसको मार देगा। मतलब हमारा जो मीडियम है, ये मीडिया, इस मीडिया में किसी प्रकार का भी डाइल्यूशन, कंटेमिनेशन अदर ऑर्गेनिज्म का नहीं होना चाहिए, मतलब ये प्योर होना चाहिए। इसलिए हमने स्टेराइल स्टीम का यहाँ पे यूज़ किया। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टेराइल एयर का यूज़ किया। यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम में, एनसीईआरटी में इधर से ड्रॉ किया, मैंने इधर से ड्रॉ किया है, कुछ फ़र्क नहीं होता। स्टेराइल एयर है। एयर स्टेराइल इसलिए चाहिए कि जो एयर अंदर जा रही है, एयर जो है वो अंदर जा रही है। अब ये एयर अंदर इसलिए जा रही है ताकि O2 की डिमांड हो यहाँ पे फुलफिल हो सके। तो स्टेराइल एयर जो है वो अंदर, क्योंकि अगर कंटेमिनेट एयर रहेगी तो अंदर पूरा कंटेमिनेशन हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे ख़राब एयर जाती है तो अंदर पूरा कंटेमिनेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट नहीं मिल सकता हमें। ओके, सो कंटेमिनेशन का मतलब पूरा मिक्सचर हो जाएगा वहाँ पे, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो नहीं मिल सकता फिर। सो यहाँ पे स्टेराइल एयर है जिसमें O2 है, वो हमें यहाँ भेजना है। ये बात समझ में आ गई। तो मोटर समझ में आई, शाफ्ट समझ में आया, ब्लेड समझ में आ गए, आउटलेट में ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया। अब यहाँ पे हमने एक रेड कलर का बाहर से एक जैकेट पहनाया है, मतलब ब्लू कलर के ऊपर भी एक रेड कलर का जैकेट पहना है। इस रेड कलर के जैकेट का नाम है कूलिंग जैकेट। ये कूलिंग जैकेट है। ये कूलिंग जैकेट की इंपॉर्टेंस ये है, जब ये प्रोसेस होगा, प्रोसेस के दौरान यहाँ से हीट निकल सकती है, इसलिए अंदर से गर्म हो सकता है। ओके, ये अंदर से गर्म ना हो, ये थोड़ा ठंडा रहे, कूल रहे, इसलिए बाहर से हमने कूलिंग जैकेट लगाया। इस कूलिंग जैकेट के अंदर दो चीज़ें, ये इनलेट और ये आउटलेट, मतलब यहाँ से पानी अंदर जाएगा, जो ठंडा पानी है वो अंदर जाएगा, वो ठंडा पानी पूरा सर्कुलेट होगा तो कि अंदर की कंडीशन मेंटेन रहेगी, और वो ठंडा पानी यहाँ से बाहर निकल सकता है गर्म होने के बाद। क्योंकि वो जब घूमेगा थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा ना तो बाहर निकलेगा। मेरा ये कहना है, अंदर की कंडीशन मेंटेन रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए आपको यहाँ पे कूल वाटर को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए जैकेट पहनाया। चलो ये बात समझ में आ गई। अब ये होता कैसे वो देखिए। तो हमने यहाँ लगभग जो हमने यहाँ पे क्या किया है, लगभग इतना 3/4 हमने लगभग 75% तक यहाँ पे है ना, यहाँ मीडिया फिलअप किया। देख सकते हैं आप, ये पूरा मीडिया है। जो रेड कलर में मैंने बाउंड्री खींची ना यहाँ पे, ये पूरा मीडिया है। तो मैंने पूरा यहाँ पे मीडिया बिछा दिया। मीडिया क्यों? अरे भाई, मीडिया के ऊपर ही बैक्टीरिया ग्रो करेगा ना। जो इकोलाई बैक्टीरिया हमने इनोकुलम से डाला है वो मीडिया के ऊपर ही ग्रो करेगा ना। तो ये मीडिया हमने फिलअप किया। मीडिया को O2 की डिमांड यहाँ से मिल रही है, बराबर है। और मीडिया में अब देखो, मीडिया में कौन कौन चीज़ें आ रही है। मीडिया में इनोकुलम आ रहा है, मतलब इकोलाई आ रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ से हवा आ रही है O2। ओके, और यहाँ पे कुछ विटामिन्स भी मीडिया में हम ऐड करेंगे, तब ये मिक्स होना चाहिए। मिक्सिंग के लिए हमने यहाँ पे ब्लेड्स लगाए। अब जैसे ये मिक्सिंग होगा, ये जो ब्लेड्स है, ये जो शाफ्ट है, इसका होगा एजिटेटर, एज अ यूज़ होगा एजिटेटर, ये घूमेगा, इसका होगा एजिटेशन। जैसे ये घूमेगा पूरा मीडिया मिक्स हो जाएगा, मतलब इकोलाई प्लस मीडिया दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो इकोलाई की आबादी जो है, पॉपुलेशन जो है बढ़ता जाएगा। यहाँ इकोलाई बढ़ता जाएगा, मीडिया उसको मिल रहा है बहुत सारा, तो इकोला बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला एक्सपोनेंशियल फेज। अगर किसी बैक्टीरिया को मीडिया अगर कंटिन्यू मिलता है तो वो कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। तो यहाँ इकोलाई बहुत सारा बढ़ जाएगा। तो यहाँ के हालात मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आपने देखा होगा, ये है थर्मोमीटर जो प्रॉपरली टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। टेम्परेचर प्रॉपरली यहाँ मेंटेन होना चाहिए, इसलिए हमने कूलिंग सिस्टम लगाया ना आजू बाजू में, ताकि यहाँ का टेम्परेचर ना बढ़े ज़्यादा, तो और प्रॉब्लम आ सकती है। टेम्परेचर ज़्यादा कम भी नहीं होना, ज़्यादा बढ़ना भी नहीं चाहिए। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर वहाँ पे चाहिए, ऑप्टिमम पीएच चाहिए। ओके, ये सारे हालात यहाँ मेंटेन रखे हमने, दैट्स एप्रोप्रिएट कंडीशन। अब मीडिया के अंदर ढेर सारा इकोलाई बढ़ रहा है। इकोलाई अपने साथ उस प्रोटीन को बना रहा है जिस प्रोटीन को हम चाहते थे। ये आप जानते हैं, वो जो इकोलाई बैक्टीरिया है, ये इकोलाई अगर बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर वो जो वेक्टर है और प्लस हमारा जो डिज़ायर जीन है, ये डिज़ायर जीन एक्सप्रेस हो रहा है और वो वहाँ पे क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। तो डिज़ायर जीन जो है वो वहाँ पे प्रोटीन बना रहा है सब इकोलाई के अंदर। तो अंत में हमें करना क्या है, अंत में जो प्रोटीन यहाँ बनेगा उस प्रोटीन को हमें धीरे धीरे बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे एक आउटलेट भी दिया है उन्हें, प्रोडक्ट आउटलेट। थोड़ा बहुत प्रोडक्ट को हमें बाहर निकालना पड़ेगा।
वो प्रोडक्ट पूरा प्योर फॉर्म में नहीं रहता, हम आगे देखेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। हाँ, ये टैंक में लगभग एनसीईआरटी में जैसे दिया है उन्होंने 1000 लीटर तक हमें इसमें कल्चर फिलअप करना है, 1000 लीटर तक इसका वॉल्यूम होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये रहा हमारा स्टर टैंक। स्टर टाइप के बारे में आप बात करते हैं। स्पार्गर के बारे में थोड़ा एनसीईआरटी में डायग्राम अलग है। ओके, मैंने समझाने के लिए डायग्राम आपको ये ड्रॉ किया यहाँ पे। आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे था, इतना कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बाकी चीज़ें कॉमन है, पीएच है, इनोकुलम है, थर्मोमीटर लगा हुआ है, मीडिया हमने फिलअप कर दिया है। एक ही चीज़ में ऐड करना आप, वो है स्पार्गर। ये जो स्पार्गर है ना, ये एक नेटवर्क लाइक होता है, और ये स्पार्गर हम इसलिए लगाते हैं ताकि फोर्सफुली हवा अंदर आए। जैसे कि ये देखो, ये एयर है, और ये एयर जो है ये फोर्सफुली जो है वो अंदर जाती है, और जो एयर फोर्सफुली अंदर जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको मैं स्पार्गर बोला पूरे इसको। बाद में एक ग्रीन कलर के होल्स हैं जहाँ से एयर बाहर निकलती है, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ से एयर बाहर निकलती है, और ये एयर बबल फॉर्म में बाहर निकलेगी। उस एयर में ऑक्सीजन होगा, उस एयर में एक फोर्स होगा, उस एयर की वजह से यहाँ जो मीडिया है वो जो है प्रॉपरली मिक्स होता जाएगा। वंस अगेन, उस एयर की वजह से मीडिया जो है वो मिक्स होता जाएगा। तो एयर जो है यहाँ यहाँ पे एयर रिस्पॉन्सिबल है इस मीडिया को मिक्सचर करवाने में, उसको मिक्स करवाने में। बात समझ में आ गई? ओके, आप थोड़ा फोकस इस पे कीजिए, स्टर टैंक फर्मेंटर के ऊपर, बायोरिएक्टर के ऊपर। बाकी आप इसको तो आप समझ सकते हैं। तो इस तरह हमने 2 कॉन्सेप्ट क्लियर किए, एक ये वाला कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने ये देखा कि मीडिया के अंदर इकोलाई बढ़ते जा रहा है, और इकोलाई के साथ जो प्रोटीन है वो भी बढ़ते जा रहा है। दैट्स अबाउट कॉल्ड एज अ बायोरिएक्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक में आती है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। मतलब क्या है समझते हैं। सो स्टूडेंट, अभी शुरू करते हैं हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इस प्रोसेसिंग में हमें क्या करना पड़ता है वो देखिए। ये तो हमने समझ लिया है, इसके अंदर इकोलाई बैक्टीरिया ग्रो हो चुका है, प्रोडक्ट बन चुका है। उस प्रोडक्ट को आप धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू कर दीजिए। प्रोडक्ट जो है सम अमाउंट में, पूरा नहीं, कुछ बाहर निकलता रहेगा। जो अभी देखिए, जैसे इसके प्रोडक्ट बाहर निकला, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो प्रोडक्ट हमारे पास है, एक कल्चर फॉर्म में रहेगा ये प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट जो यहाँ मिला है ये पूरी तरह से प्योर नहीं है। ओके, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारी बायोसिंथेटिक फेज जो है, बायोसिंथेटिक फेज प्रोडक्शन करने का वो फिनिश हुआ। अब आगे चल के प्रोडक्ट को बाहर निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट ये है, ये प्रोडक्ट पूरा तरह से प्योर नहीं है। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट को हम बोल सकते हैं सेपरेशन। प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, तो हमने उसको सेपरेट किया। जो अदर चीज़ें हैं जो हमें नहीं चाहिए, उससे हमने प्रोडक्ट को अलग किया। तो यह है सेपरेशन। सेपरेशन के बाद आप उसको करोगे प्यूरिफिकेशन, है ना। तो हमने जो प्रोडक्ट मिला है वो प्योर नहीं है, ओके, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है। तो आपने क्या किया, जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको अलग किया, सेपरेशन किया। फिर उसको आपने प्यूरीफाई किया। प्यूरीफाई करना, तो जैसे आपने यहाँ पे सेपरेशन किया, प्यूरिफिकेशन किया, तो इसे हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो व्हाट इज़ एग्जैक्टली डाउनस्ट्रीम? प्रोडक्ट को आप सेपरेट करो, उसको प्यूरीफाई करो, दिस कॉल्ड एज अ डाउनस्ट्रीम। उसके बाद क्या करना है आपको, इन दोनों का मतलब डाउनस्ट्रीम है, याद रखना। उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे लिखूँगा प्यूरीफाई प्रोडक्ट। प्रोडक्ट प्यूरीफाई हो चुका है, प्यूरीफाई प्रोडक्ट कंबाइन विद द प्रिजर्वेटिव। एनसीईआरटी के अंदर दिया है उन्होंने, ये प्यूरीफाई प्रोडक्ट को कंबाइन करना पड़ेगा प्रिजर्वेटिव के साथ, जो प्रिजर्वेटिव हमें लगते हैं ताकि उसको प्रिजर्व कर सके, वो एक लंबे समय तक उसको मेंटेन कर सके। तो हमने प्यूरीफाई प्रोडक्ट के साथ प्रिजर्वेटिव लगाया। उसके बाद इन दोनों को लेने के बाद इसको टेस्टिंग करना है। अब देखिए, प्यूरीफाई प्रोडक्ट अगर कोई ड्रग्स है, मान लीजिए इंसुलिन है या कोई और चीज़ है जो हमारे काम की है, वैक्सीन की तरह है, ओके, अल्टीमेटली एक फार्मा फील्ड से वो आती है, ड्रग्स के फॉर्म में आती है। तो ये समझ लो आप, कोई मेडिसिन है तो आपको उसको टेस्टिंग करना ज़रूरी है।
तो आपने प्यूरीफाई किया, आपने प्रिजर्वेटिव ऐड किया और आपने उसको क्लिनिकली टेस्ट किया। ओके, और क्लिनिकल टेस्ट होने के बाद, जैसे हमने कहा यहाँ पे क्लिनिकल टेस्ट होने के बाद फिर आप उसका पैकेजिंग करो अच्छे से, फिर उसको मार्केटिंग करो। तो देखिए वंस अगेन मैंने क्या कहा, पहले प्रोडक्ट को आपने इससे बाहर निकाला, प्रोडक्ट को अच्छे से आपने सेपरेट किया, बाद में उसको प्यूरीफाई किया। सेपरेट और प्यूरीफाई का मतलब है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। फिर आपने प्यूरीफिकेशन के बाद उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किया, फिर लास्टली आपने उसका टेस्टिंग किया। टेस्टिंग का जब आप ड्रग्स की बात करेंगे तब, फिर टेस्टिंग के बाद फिर आप उसको पैकेजिंग करोगे और उसका मार्केटिंग करोगे। तो ये आता है डाउनस्ट्रीम के अंडर में। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि डाउनस्ट्रीम में दो चीज़, सॉरी, ये जो प्रक्रिया है मार्केटिंग के पहले पैकेजिंग, पैकेजिंग के पहले वाली प्रक्रिया, कोई भी प्रोडक्ट की, कोई भी केमिकल्स की या कोई भी ड्रग्स की आप बोल दो सिंपली, तो उसमें डाउनस्ट्रीम प्लस केमिकल टेस्टिंग ये दोनों ज़रूरी है। डाउनस्ट्रीम प्लस केमिकली या क्लिनिकल टेस्टिंग, या फिर आप बोल सकते हैं उसका प्रॉपरली टेस्टिंग करना। बिना टेस्टिंग के आप उसको मार्केट में भेज नहीं सकते। तो डाउनस्ट्रीम किया आपने, प्लस उसका टेस्टिंग किया, उसकी क्वालिटी क्या है वो आपने प्रॉपरली जांच की, एनालाइज किया। बस दो बातें आपको याद रखनी है इस प्रक्रिया में। तो यहाँ तक हमारा जो पोर्शन था, मतलब पोर्शन समझो आप पूरा चैप्टर ही था, वो फिनिश हो चुका है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, जो था हमारा RDNA प्रोसेसिंग। इसमें एक बार मैं रिपीट कर दूं क्या क्या हमने पढ़ लिए। तो 11.3 में हमने आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल पढ़ा, हमने कटिंग ऑफ DNA पढ़ा, हमने PCR पढ़ा, हमने इंसर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू द होस्ट पढ़ा। उसके बाद आज जो हमने पढ़ा था वो हमने टॉपिक लिया था जिसमें हमने जीन जो फॉरेन जीन है उसमें प्रोडक्ट मिलता कि नहीं मिलता है वो हमने बात की। उसके बाद हमने बायोरिएक्टर के बारे में पढ़ा, और बायोरिएक्टर के बाद हमने पढ़ा है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में। तो इस प्रकार बच्चों हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप अच्छे से इसको पढ़ते रहो, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बायोटेक के ऊपर क्वेश्चन आते मतलब आते तो है ही, लेकिन इसका जो अमाउंट है क्वेश्चन का वो ज़्यादा है। ओके, इसका जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। गॉट इट? थैंक यू।